जी हां, भारत चांद विधाता, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल का दिन ऐतिहासिक है। भारत वो इतिहास रचने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, और इस बुलेटिन में, इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। चलेंगे उनके पास भी इस अभियान से जुड़े तमाम बड़ी खबरों के लिए। तो अपने सारे तय प्रोग्राम को कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए या होल्ड पर डाल दीजिए। दफ्तर जाते हैं तो जल्दी घर लौटने का प्रबंध कर लीजिए, यानी किसी भी कीमत पर समय को मैनेज कीजिए, क्योंकि कल शाम 6:04 पर, जी हां 6:04 पर बेहद ऐतिहासिक पल होने वाला है। जी हां, हम सभी भारतीय वासियों के लिए यह बेहद खास पल होगा। और इस वक्त एक अपडेट आपको दे दें कि 31 घंटे बाद इतिहास रचेगा भारत। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की उल्टी गिनती जारी। कल शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था चंद्रयान-3। भारत के मून मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कल इतिहास रचा जाना है, वो भी भारत की तरफ से। पूरी दुनिया को एक संदेश कि चांद अब हमारी भी मुट्ठी में। तो जल्दी से आइए समझाते हैं आपको कि चंद्रयान-3 लैंडिंग के बाद क्या क्या होगा, क्योंकि अब यही फेज है जिसका इंतजार किया जा रहा है कि इसकी लैंडिंग होगी। सतह पर उतरने के बाद विक्रम का दरवाजा खुलेगा। विक्रम जो कि लैंडर है, प्रज्ञान रोवर लैंडर के बाहर निकलेगा। रोवर बाहर आकर अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेगा, अपने प्रयोग, अपने शोध पूरे करेगा। चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी जुटाएगा। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जांच करेगा। चांद की सतह की संरचना का अध्ययन करेगा। कैमरे और बाधाओं से बचने के लिए कई सेंसर्स भी लगाए गए हैं। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के आसपास ही रहेगा, इर्द गिर्द ही मूव करेगा। जहां तक विक्रम से संपर्क रहे, रोवर उतनी ही दूरी पर जाएगा ताकि दोनों का संपर्क न बाधित हो। और ये पूरा जो शोध है, ये चंद्रमा के सरफेस का, सतह का, वो पूरा हो सके। तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। 30 किलोमीटर गति, 1.30 किलोमीटर से जाएगा, ये लैंड करेगा। और गति की बात करें, 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम रफ्तार से ये जाएगा। और 7.4 किलोमीटर इसकी गति होगी, 6.8 किलोमीटर गति। और देखिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि ये जो दूरी तय करेगा, यानी 30 किलोमीटर किस रफ्तार से तय करेगा, ये देखिए 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगा, जो आखिरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो 1.68 किलोमीटर की रफ्तार से। अब जो दूसरा डिस्टेंस होगा, यानी कि 7.4 से 6.8 किलोमीटर, उस समय क्या गति होगी वो देखिए, 358 मीटर की गति होगी। और इस तरीके से जब बहुत क्लोज पहुंचेगा तो धीरे धीरे ये गति खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे ये शून्य तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये लैंडिंग होगी। और इस लैंडिंग को लेकर जो जानकारी, देखिए पुराने अनुभव को लेकर देखते हुए ये सारा फेज तय किया गया है कि किस डिस्टेंस को किस स्पीड से ये तय करेगा, कैसे लैंड करेगा चंद्रयान-3, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो लैंडिंग से पहले सतह को स्कैन करेगा विक्रम लैंडर, पूरी तरीके से सतह की छानबीन करेगा। और क्रेटर्स, यानी जो गड्ढे होंगे, उनकी खाई को या उस तरह के क्रेटर्स को लोकेट करेगा कि जिस सतह पर लैंड करना है वहां कोई गड्ढा है या नहीं है। कैमरे पहाड़ या चट्टान पर भी नजर रखेंगे कि उनसे कहीं कोई टकराव न हो जाए लैंडिंग के दौरान। सेंसर से समतल सतह निर्धारित की जाएगी जहां पर लैंडिंग की जा सके, लैंडर उतर सके। जगह निर्धारित होने पर रफ्तार को कम किया जाएगा। जो फेजेस हमने आपको पहले बताया कि अलग अलग किलोमीटर्स में कैसे ये रफ्तार कम होगी। रफ्तार करीब 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी, यानी कि धीरे धीरे उसको आहिस्ता आहिस्ता लैंड कराया जाएगा। स्पीड कंट्रोल के बाद डायरेक्शन सीधे सतह की ओर होगा, वो सतह जिसे फाइनली आइडेंटिफाई किया जाएगा लैंडिंग के लिए। स्पीड और डायरेक्शन सही होने पर लैंडिंग की कोशिश भी होगी। ये टेस्ट किया जाएगा आखिरी वक्त तक कि इस जगह पर लैंड किया जा सकता है या नहीं। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस होंगे। लैंडिंग से पहले सतह को परखा जाएगा, जांचा जाएगा कि वाकई में इस जगह पर लैंड कर सकते हैं या नहीं। और आखिरी सिचुएशन में भी इस लैंडिंग को आगे के लिए भी टाला जा सकता अगर वो जगह, वो सतह सही साबित नहीं होती है तो।
जी हाँ, तो कैसे लैंड करेगा चंद्रयान 3 ये लगातार हम आपको बता रहे हैं और इसी पर TV9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज भी है। देखिए आपके स्क्रीन पर दो रिपोर्टर्स भी हमारे नजर आ रहे होंगे। पीयूष बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही शुभम गुप्ता हमें भोपाल से लाइव जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हवन पूजन का भी कार्यक्रम है। भगवान से प्रार्थनाएं की जा रही है कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहे। सबसे पहले पीयूष का रुख करते हैं जो कि इसरो सेंटर बेंगलुरु से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, चंद्रयान 3 आज सक्सेसफुल रहेगा नहीं, इस पर सबकी निगाह है, इसके लिए प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है कि 15 मिनट सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर 15 मिनट के भीतर जो कंडीशंस है उसे पार कर जाता है चंद्रयान 3 तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। आज इसरो के भीतर कैसी तैयारियां इसे लेकर, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है इस पूरे मिशन को लेकर? देखिए अंजलि, हर एक पल की जानकारी इसरो कर रहा है। ख़ास तौर पर करीब 250 से ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो विभिन्न सेंटर से, चूँकि इसरो के 4 प्रमुख कार्यालय बेंगलुरु में हैं, इसके अलावा आप जानती हैं श्रीहरिकोटा में और गुजरात में और इसके अलावा तमिलनाडु में, हर एक जगह से मॉनिटरिंग की जा रही है। इवन इसके अलावा कई अन्य देशों से भी मॉनिटरिंग पर सहायता ली जा रही है, ट्रैकिंग पर सहायता ली जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि जब 15 मिनट बाकी होते हैं उसके बाद सबसे अहम बात होती है कि जो हॉरिजेंटल वे का झुकाव होता है वो 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसी को कायम रखने के लिए पूरी जद्दोजहद वैज्ञानिकों की ओर से की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि चंद्रयान 2 की तुलना में जो चंद्रयान 3 है उसके जो लैंडर के हर एक तकनीक और जो उसकी शक्ति, ख़ास तौर पर उसके जो आप कह सकते हैं कि पाए जो हैं, यानी कि उनके जो जब लैंडर वहाँ पर गिरेगा इन द सेंस कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उस दौरान उसको और शक्तिशाली बनाया गया है। उसके बाद उसमें से रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा का जो एक दिन है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है और उस दौरान वहाँ पर वो जो भी आंकड़े जुटाएगा वो सारी डिटेल्स जो है रोवर का मूवमेंट होगा, रोवर लैंडर की तस्वीर लेगा, लैंडर रोवर की तस्वीर लेगा और फिर चंद्रमा के सरफेस की पूरी जानकारी जो शोध है कि आखिर चांद की सतह कैसी है और किस तरह के मिनरल्स वहां पर मौजूद हैं, इन सभी बातों पर वो रोवर जो है अपने तथ्य जुटाएगा, आखिर जुटाएगा। हम सीधे चलेंगे, शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल में। शुभम, जहां पर मौजूद है वहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ताकि कल का जो दिन है वो शुभ रहे और भारत को यह सफलता मिले। शुभम, ओवर टू यू, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल रवि, हिंदुस्तान एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और तस्वीरें आपको भोपाल की ही दिखा रहे हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक सुबह से ही चल रहा है। कई पंडित यहां पर मौजूद हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट, ये मिशन है चंद्रयान 3 वो सफल साबित हो। चंद्रशेखर तिवारी पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है ये सफल होगा? बिल्कुल, भगवान शिव का एक विशेष प्रिय गण है चंद्रमा। चंद्र हो जिसके शिखर पर वो चंद्रमा, चंद्रशेखर भगवान इसलिए उनका नाम पड़ा है और स्वाभाविक है कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग होगी। यहाँ संस्कृति बचाओ मंच वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक कर रहा है और निरंतर ये महामृत्युंजय के जाप के साथ भगवान गणेश विघ्नहर्ता का भी पूजन किया गया और इनकी विशेष रूप से हम अनुष्ठान कर रहे हैं रुद्राभिषेक। क्या ये खास सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए है? सिर्फ चंद्रयान की सफलता के लिए आज संकल्प के साथ हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं और अवश्य ही इसकी सफल लैंडिंग होगी। अवश्य सफल लैंडिंग होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई पुजारी, छोटे छोटे पंडित भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो सुबह से सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट है वो सफल साबित हो। तो हर तरह की प्रार्थनाएं हिंदुस्तान से हमें दिखाई दे रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। हम साइंस सेंटर में भी देख रहे हैं कि सुबह से वहां पर भी बच्चे मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, कई वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ चूंकि हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जब भी कोई चीज होती है उससे लेकर अपनी आस्थाओं की एक अलग मान्यता है और उसी के तहत आज सुबह से ही चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर ये खास रुद्राभिषेक भी चल रहा है। बिल्कुल शुभम, हम देख पा रहे हैं आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि भारत को एक कीर्तिमान रचना है, इतिहास रचना है, इसीलिए देश भर में पूजा हो रही है, हवन किया जा रहा है। आलोक झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ लाइव इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर।
एस्ट्रोफिजिक्स जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम लगातार टेक्निकलिटीज को भी समझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 मिनट का जो सफर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ये पार कर लिया गया तो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना होगा कि चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। जाहिर है कि जब वैज्ञानिकों ने तैयारी की होगी तो पिछली गलतियों को भी ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारियां की होगी। वो गलती कौन सी थी जब ये जो है वो जो परचम जो है वो नहीं लहरा पाया था चंद्रयान 2, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के दौरान वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को भेजा जाएगा। कल इतिहास रचने की पूरी तैयारी। हम चाहेंगे इसे जरा आप अच्छे से समझाएं। सभी को नमस्कार। और हम बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं जी। जो चंद्रयान 2 में जो प्रॉब्लम था वो इस बार काफी रेक्टिफाई किया गया है। जो हमारा रोवर है ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके जो लेग हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। अब वो कहाँ पे क्रेटर है, गड्ढा है, वो रियल टाइम पिक्चर लेके अब वो लैंड करेगा। लास्ट टाइम में स्टैटिक इमेज लिया था हमने। अभी हम लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ऊपर में है और स्पीड आप ये मान लीजिए 0 के आसपास ले जाना है, तो बहुत तो ले जाना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार हम काफी परफेक्टली यूज कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है इस बार हम सक्सेसफुल लैंड करेंगे। तो सारे प्रोविजंस किए गए हैं इस बार के मिशन को लेकर कि कोई भी चूक ना हो और यह मिशन पूरी तरह से सफल रहे। लौटेंगे आपके पास। और देखिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले आखिरी 15 मिनट की अगर हम बात कर रहे हैं, लगातार जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, वो 15 मिनट कैसे होंगे, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये 4 चरण में 4 फेजेस में चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जानी है। शाम 5:45 पर शुरू होगा पहला चरण, पहला फेज, रफ फेज जिसको कहा जा रहा है। और इसमें देखा जाए तो लैंडर की स्पीड कम होगी। 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे, काफी कम रफ्तार के साथ। दूसरे फेज की बात करें, एल्टीट्यूड होल्ड, 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। तीसरे फेज की बात करें, इसके बाद तीसरे चरण में पहुंचेगा चंद्रयान 3 और लैंडिंग प्रोसेस पूरा। फाइनल ब्रेकिंग, लैंडर चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा और लैंडर का स्पीड 0 हो जाएगा। अब रफ्तार इसकी खत्म हो जाएगी और वो कुछ देर तक वहीं पर मंडराएगा। यह ऑब्जर्वेशन उसी दौरान किया जाएगा कि सतह कैसी है, कोई गड्ढा, कोई क्रेटर, कोई चट्टान तो नहीं है, ताकि यस नो वाले फेज से निकल के उसे फाइनल लैंडिंग की जाए। चौथा फेज की बात करें तो टर्मिनल डिसेंट, जब ऊंचाई 10 मीटर तक होगी तब लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा और उसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं होंगी। तो ये फेजेस हैं जिसके तहत लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हर स्टेज में इसकी रफ्तार कम होगी और हर स्टेज में लैंडर सतह को जांचेगा, परखेगा कि यहां उतरने लायक है या नहीं। एक बड़ी जानकारी यह भी है कि अगर वो सतह सही नहीं साबित होती है तो उसकी लोकेशन भी बदली जा सकती है आखिरी मिनट में और कोई दूसरी सेफ लैंडिंग लोकेशन ढूंढी जा सकती है। ये सारे मॉडिफिकेशन इस बार किए गए। पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। आपने कहा लेग्स को हल्का किया गया है, इस बार इंजन्स की संख्या घटाई गई है, साथ ही जो फेजेस हैं उनको डिवाइड करके और पूरे प्रोसेस को इस तरीके से बनाया गया है कि आखिरी वक्त में भी कोई चेंज करना हो लोकेशन को, वो भी फिक्स किया जा सके। साफ समझ में आता है कि हर एक कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है ताकि चंद्रयान का यह लैंडर सुरक्षित लैंड कर सके। बिल्कुल, देखिए हमारे पास अनुभव है चंद्रयान 2 का और अनुभव के आधार पर जो बदलाव किए गए हैं उससे ये माना जा रहा है कि हर हाल में चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। आप अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन को काफ़ी बड़ा रखा गया है इस बार। जो लैंडर है वो भारी ज़रूर है लेकिन उसके जो लेग्स हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा मजबूत हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा गया है कि जो कैमरा सेंसर है वो पहले से ही जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतरना हो तो वो ये एग्जैक्ट
तय कर सके कि आखिर सतह कैसी है। इसके अलावा हमारे पास जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसने पहले ही संपर्क साध लिया है चंद्रयान 3 के लैंडर से। तो इस तरीके से हमारे पास जो अनुभव है उसके आधार पर इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी की है और उन्हें विश्वास है कि हर हाल में चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा और भारत का कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित होगा। बिल्कुल पीयूष, लगातार हम जानकारियां दे रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन स्पेस साइंटिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए, शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सके। डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका TV9 भारतवर्ष पर। नौटियाल सर, जब हम चंद्रयान 3 मिशन की बात करते हैं, जो आम दर्शक है वो ये जरूर समझना और जानना चाहेंगे कि आखिर भारत के साइंटिस्ट ने इतनी दिन रात की तैयारी, इतनी बड़ी तैयारी क्यों की है इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए? भारत को इससे क्या हासिल होगा जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि भारत इतिहास रचने जा रहा है? दूसरा, साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए भेजा गया है चंद्रयान 3 को, जिसका इंतजार है आज और तैयारियां भी उसी को लेकर है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, क्यों है, जरा इसे समझाएं आप। देखिए, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव के पास चांद के जब भारत इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो वो पहला ऐसा देश होगा। और आप जानते हैं कि जापान और इजराइल ने जो अभी हाल में प्रयास किए थे 2019 में और अभी हाल में, वो भी सफल नहीं हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जहाँ पर हमें यहाँ से सीधे कुछ दिखाई भी नहीं देता। वहाँ पर लगभग 68 डिग्री साउथ में हम इसको उतारेंगे। तो पहली तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। दूसरी उपलब्धि ये है कि हम लोग चीन के या रूस के या अमेरिका के जैसे सैटर्न 5 या सोयूज जैसे बहुत बड़े रॉकेट्स के सहारे वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। ये ज़रूर है कि इसकी वजह से हमारा समय जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमें 41 दिन लगे जबकि वो लोग 5-6 दिन में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लंबे रास्ते से ज़रूर गए, लेकिन इससे हमने बहुत ज़्यादा बचत की है और हमारा जो बजट है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम 6 अरब और 15 करोड़ रुपए के बजट में वहाँ पहुँच रहे हैं। जबकि हम देखें तो अमेरिका का तो इससे करीब 8-9 गुना खर्चा हुआ है और दूसरे देशों का भी ज़्यादा हुआ है। भारत को इस बात पर गर्व इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में रूस और अमेरिका की तुलना में जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम था वो काफ़ी देर में शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि अभी हमने देखा कि लूना 25 वहाँ पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर सका। लेकिन हम जितने प्रयास और जितना हमें जानकारी इसरो से भी मिलती रही है बीच बीच में, हमने उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। बिल्कुल नौटियाल सर, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें भारत के इस मिशन पर हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक जिस तरीके के खर्चीले मून मिशन रहे हैं उसके मुकाबले भारत का ये मिशन बेहद किफायती रहा है और ये अपने आप में कौतूहल का विषय है। और देखिए, किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद पर लैंडिंग बेहद जोखिम भरा काम होता है। ऐसे में आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ मुश्किलें वहां आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और भारत की कामयाबी क्यों ऐतिहासिक होने वाली है। वही बात जो हम कह रहे थे कि दुनिया की नजर इस पर क्यों है, आइए देखते हैं। चांद का हर एक मिशन मुश्किलों भरा होता है। इसमें कई तरह के जोखिम होते हैं। यही वजह है कि 4 साल में 4 देश चांद पर उतरने में नाकाम साबित हुए। इसमें अपना चंद्रयान 2 भी शामिल है। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग हैं। पुरानी गलतियों से सबक लिया गया है। सब कुछ ऑटोमेटिक है और अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? चंद्रयान 3 के सामने कई चुनौतियां हैं। पहला चैलेंज उसकी सॉफ्ट लैंडिंग ही है। इसके लिए स्पीड को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। पिछली बार चंद्रयान 2 का लैंडर अधिक रफ्तार के कारण क्रैश हो गया था। दूसरा चैलेंज है लैंडर चांद की सतह पर उतरते समय सीधा रहे। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, लेकिन जब यह सतह पर उतरेगा तब लैंडिंग वर्टिकल होगी। ये ऑटोनोमस लैंडिंग है। इसमें कोई कमांड कंट्रोल नहीं दिया जाता है ग्राउंड से। पूरा ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। ऑन द स्पॉट निर्देश दिए जाते हैं कि आप किस स्पीड से फायरिंग करेंगे, क्योंकि आपको वेलोसिटी कम करनी है। चंद्रयान 3 बहुत तेजी से चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। अब इसकी वेलोसिटी कम करके उसको वर्टिकल करके लैंड करना है।
तीसरी चुनौती है 100 मीटर पर अप्रत्याशित भूभाग परिवर्तन। इसमें गड्ढे और चट्टानें शामिल हैं। इसमें होने वाला बदलाव लैंडर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पिछली बार ऐसे ही उबड़ खाबड़ इलाके से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था। अगर अचानक में भूकंप आए और चंद्रमा में भूकंप आते हैं तो इस मिशन को मेरे ख्याल में एक बड़ी चुनौती होगी इस मिशन के लिए, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का सफलतापूर्वक निकलकर चांद की सतह का निरीक्षण करना और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से पहला डेटा सफलतापूर्वक बिना किसी तकनीकी दिक्कत के पृथ्वी तक पहुंचाना भी सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगातार संपर्क बनाए रखना सबसे जरूरी है। संपर्क टूटा तो भी मिशन फेल हो सकता है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो ने बयान भी दिया है। 23 अगस्त को लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेंगे। इसरो की ओर से कहा गया है लैंडिंग के 2 घंटे पहले स्थिति का जायजा लिया जाएगा। हालात ठीक नहीं हुए तो 27 अगस्त तक टल सकती है लैंडिंग। तो देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है जो कि इसरो की ओर से जारी की गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर कल सिचुएशन ठीक रहती है लैंडिंग के लिए तो फिर लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन 2 घंटे पहले स्थिति का जायजा लिया जाएगा। लैंडिंग के पहले सिचुएशन ठीक रहती है तब लैंडिंग होगी, और अगर नहीं ठीक हुए हालात तो 27 अगस्त तक ये लैंडिंग टल सकती है। क्या कहा गया इसरो की ओर से, सुनाते हैं आपको। लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को। स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उतराण करेंगे। और देखिए, एक सवाल और लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 शाम के वक्त ही लैंड क्यों करेगा, उसकी लैंडिंग शाम के वक्त ही क्यों होगी। तो इससे जुड़ी जानकारी अब देखिए। दरअसल लैंडिंग के वक्त चंद्रमा पर सूरज उगने का ये समय होता है और लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिलेगी। अच्छी तरह से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जा सकेगा इस दरमियान, और सूरज की रोशनी से ऊर्जा ले सकेगा विक्रम लैंडर। लैंडर रोवर को धरती के 14 दिन के बराबर सूरज की रोशनी मिल सकेगी। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि शाम को ही लैंडिंग कराई जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी पहुंचे हुए हैं जिनसे हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। नौटियाल साहब हमारे साथ हैं, आलोक झा जी भी हमारे साथ हैं, जिनके जरिए हम समझ पा रहे हैं तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को। लेकिन पीयूष हमारे साथ है, पीयूष के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। पीयूष, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसरो के एक साइंटिस्ट से आपकी बात भी हुई थी। अभी देखिए, हमने अपडेट भी दी है कि कहा जा रहा है कि अगर कल लैंडिंग के 2 घंटे पहले सिचुएशन ठीक रहती है तब तो कल ही लैंडिंग होगी, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं रहते हैं तो ये 27 तक के लिए पोस्टपोन हो सकता है। क्या इस बारे में साइंटिस्ट की ओर से कोई और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाई है? ऐसा क्यों? जी अंजलि, देखिए अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो इसरो के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुधीर कुमार जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें जानकारी दी है कि अभी तक सारी स्थितियां अनुकूल हैं, सब कुछ सही है। और जो नीलेश जी का बयान आया था उस मामले में मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि 2 घंटे पहले, लैंडिंग से ठीक 2 घंटे पहले हर एक परीक्षण, हर एक चीज़ को परखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो स्थिति है वो अनुकूल है कि नहीं। क्योंकि अभी तक जो मिशन कामयाब रहा है पूरी तरीके से, उसमें अगर छोटी से छोटी खामी भी होती है तो जो लैंडिंग का जो टाइम है उसको बदला जा सकता है। यही वजह है कि 2 घंटे पहले उन सारे परीक्षणों को और उन सारी चीज़ों को परखा जाएगा जो तकनीकी स्तर पर होंगे। ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब भी हैं, शायद वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाए। नौटियाल साहब, ये इसरो की तरफ से क्यों डिसाइड किया गया है कि हालात ठीक रहेंगे तभी कल लैंडिंग होगी, वरना 27 को लैंडिंग हो सकती है? आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसे देखते हुए लैंडिंग पोस्टपोन भी की जा सकती है? देखिए, इस तरह के मिशन बहुत कॉम्प्लेक्स मिशंस होते हैं और हज़ारों पैरामीटर्स होते हैं
और हर पैरामीटर को बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसा अभी कहा था कि चंद्रकंप या ल्यूनर की जो सीज़मिक एक्टिविटी है, जैसे हम धरती पर भूकंप कहते हैं, मान लिया ऐसी चीज़ की कोई संभावना लगे या कोई भी और चीज़ 100% फंक्शन न करे, क्योंकि ये ज़ीरो एरर वाली चीज़ है। लैंडिंग के समय बिल्कुल वही परिस्थितियाँ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर इस जो करीब 4 बाई 2.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र चुना है, इसमें अगर मान लिया कोई क्रेटर या कोई पत्थर या कोई इस तरह की चीज़ है, तो वहाँ पर लैंडिंग करने से असंतुलन होगा। इसके लिए उसका लैटिट्यूड दिया गया है काफ़ी सारा पिछली बार की तुलना में। यदि कोई यूनिट, जिसकी आशंका बहुत कम है, लेकिन यदि कोई यूनिट पूरी तरह से 100% सही फंक्शन नहीं करती, तो बजाय रिस्क लेने के कि इतने बड़े मिशन को हम उसी समय पर उतारने की जिद रखें, एक प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। तो प्लान ए है कि हम 23 अगस्त को कल शाम को 6:04 पर लैंडिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई समस्या, चूँकि हर समस्या का अनुमान लगाना असंभव होता है, अगर कोई अप्रत्याशित समस्या आती है, उदाहरण के लिए मान लिया कि वहाँ पर कोई एस्ट्रॉयडल बॉडी या कोई स्पेस से कोई बॉडी वहाँ पर गिर रही है, तो उस समय लैंडिंग कराना सेफ नहीं होगा। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जी। तो ये प्लान बी भी उसके लिए तैयार किया गया है, वरना जैसा एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग वेरी करेक्टली, और हम कल शाम जो है 6:04 बिल्कुल। और यही वजह है कि कई सारे चरण हैं और इस लैंडिंग के हर चरण में वो सावधानी रखी गई है, वो सारी छोटी छोटी स्टडीज, वो सारा छोटा छोटा कैलकुलेशन भी है। किस स्टेज पर क्या होगा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, उसके हिसाब से इन स्टेजेस को बनाया गया। 800 से 1300 मीटर की दूरी पर क्या होगा, सभी सेंसर टेस्ट करेगा। जी हाँ, यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि क्या हर प्रक्रिया इस दूरी के हिसाब से सही जा रही है। अब थोड़ा और चांद के करीब पहुंचेंगे, 150 मीटर की दूरी पर यह दूसरा स्टेज होगा। खतरे के संकेत चेक करेगा और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट का भी फैसला लेगा। लैंडर गड्ढा या पहाड़ होने पर आगे बढ़ जाएगा, अगर ठीक लैंडिंग की जगह जो लोकेट की जा रही है वहां कुछ सही नहीं लगा तो। अब देखिए और नजदीक, 3 मीटर प्रति सेकेंड सेफ लैंडिंग के लिए अधिकतम स्पीड यही होगी, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बहुत कम रफ्तार के साथ। क्योंकि हमने ये बताया कि 0 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार तक पहुंचना है। अब रफ्तार और कम होगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड सुरक्षित लैंडिंग के लिए ये अपेक्षित गति है, और इसके बाद एक्चुअल लैंडिंग होगी। तो ये स्टेजेस हैं जिसमें रफ्तार तो कम होगी, लेकिन उस सरफेस की भी स्टडी पूरी तरह से की जाएगी। जहां सर के पास मैं जाना चाहूंगा। जहां सर, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं चरणबद्ध तरीके से, जरा मुझे और दर्शकों को भी ये हम चाहेंगे कि आम भाषा में समझाइए कि ये जो स्टेजेस हैं वो क्यों बनाए गए हैं, और इन स्टेजेस में ये जो रफ्तार कम की गई है उसका क्या गणित है, या वो रफ्तार किस लिहाज से कम किया गया है। क्योंकि अगर 0 स्पीड पे पहुंचता है और उसके बाद भी सरफेस उतरने लायक नहीं होता, तब क्या होगा? आपको आवाज मिल रही है मेरी? नौटियाल सर, इस सवाल का मैं चाहूंगा आप ही जवाब दें। ये जो स्टेजेस बनाए गए हैं, ये जो स्पीड का कैलकुलेशन है, जी ऐसा है, और सरफेस को जांचने की बात है, ये इसका पूरा गणित क्या है? जी लगातार देखिए, एक तो वेलोसीमीटर लगे हुए हैं इस लैंडर में, तो लगातार स्पीड भी मॉनिटर होती रहेगी। इसके साथ जो मून की सरफेस से दूरी है उतरने वाले मॉड्यूल की, वो भी लगातार मॉनिटर होती रहेगी। कैमरे लगातार नीचे जो क्षेत्र लूनर सरफेस है उसको फोटोग्राफ करके चेक करते रहेंगे कि वहाँ पर कोई क्रेटर या कोई पत्थर तो नहीं है, और उसके आधार पर वो निर्णय करेंगे कि हम क्या दाएं बाएं थोड़ा सा आगे खिसके। और उसके बाद, क्योंकि जैसा मैंने कहा पिछली बार की तुलना में इस बार लैटिट्यूड काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, करीब 4 किलोमीटर्स बाई 2.4 किलोमीटर्स का क्षेत्र है, उसमें से कहीं पर भी ये उतर सकता है। और अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो ये उसको पोस्टपोन करके 3 या 4-5 दिन के बाद भी उतरने का प्लान कर सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। वेलोसिटी लगातार मॉनिटर हो रही है, 3 मीटर हुई है, 2 मीटर है, 2 मीटर से ज़्यादा न हो तो अच्छा है। और उस समय जब वो वहाँ पर उतरेगा, नीचे समतल होना चाहिए, चंद्रमा की सतह भी वहाँ पर बिल्कुल इवन होनी चाहिए ताकि ये उतरे तो इसका बिल्कुल इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, और यही जो सारे स्टेजेस हैं उनमें इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ये इंश्योर किया जाएगा। और देखिए, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क, और जैसा कि हमने कल भी ये खबर लगातार दर्शकों को बताई थी कि चंद्रयान
2 ने वेलकम किया था चंद्रयान 3 का वेलकम बॉडी का मैसेज देकर। क्या मायने हैं इस कॉन्टेक्ट के, जरा हम इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपात स्थिति में लैंडर से संपर्क के लिए एक और माध्यम मिला है। जरा ये देखिए, आपात स्थिति में ये एक अलग माध्यम मिला है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए भी संपर्क हो सकता है, यानी कम्युनिकेशन ब्रीच ना हो, इस बात की गारंटी बढ़ती जा रही है। सामान्य स्थिति में विक्रम लैंडर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा अगर सब कुछ नॉर्मल रहा। विक्रम लैंडर 2 वे कम्युनिकेशन यानी सीधी बातचीत में सक्षम है, डायरेक्ट मैसेज देने और रिसीव करने में यह सक्षम है। प्रज्ञान रोवर भी विक्रम लैंडर के जरिए ही जानकारी भेजेगा, यानी प्रज्ञान के मैसेजिंग विक्रम के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। वो जो हम बात कर रहे हैं कि दोनों के कनेक्ट होने के क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर ऑर्बिटर के जरिए डेटा जुटा सकेगा इसरो। तो इसरो ने यह इंश्योर किया है कि कोई भी डेटा ब्रीच ना हो और वो डेटा कलेक्शन पूरी तरह से इंश्योर हो, और ये जो कम्युनिकेशन लिंक है चंद्रयान 2 और 3 के बीच, ये इसी काम आएगा। काम कर दिया है चंद्रयान 3 इस वक्त अंतरिक्ष में है और कल इतिहास रचने की तैयारी में है भारत, जिसके लिए इसरो में तैयारियां भी चल रही हैं। शुभम हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मंदिर में आप मौजूद हैं, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है, लगातार लोग टीवी स्क्रीन से भी जुड़े हुए हैं, समाचार भी प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर कैसे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो पाएगी। लोगों में उत्साह किस तरीके का नजर आ रहा है, क्या बातचीत वहां पर हो रही है, प्रार्थनाएं भी चल रही है? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके बाद हमने देखा है कि पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाता है, और यही कारण है कि लगातार सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और सुबह से रुद्राभिषेक यहाँ पर चल रहा है। कई पंडित जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सुबह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के लिए आप लोग सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, सफल होगा प्रोजेक्ट? पूरा भरोसा है अपने भगवान पर? हमारे जो है भगवान पर पूरा विश्वास है। चंद्र जो है शिव जी का गण है और हमको विश्वास है अवश्य सफल होगा। हमारी मनोकामना भगवान शिव पशुपतिनाथ जरूर पूरी करेंगे। क्या खास पूजा अर्चना की है आज आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में? भगवान का महाअभिषेक किया है जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं, और जरूर भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद आप लोगों के मन में भी आता है कि हम लोग भी बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट करेंगे? जी, हम लोग के भी मन में आता है कि हम बड़े साइंटिस्ट बनें। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नैतिक शर्मा। क्या खास पूजा अर्चना की है आज इस सफल प्रोजेक्ट के लिए? महादेव का पूजन किया है, रुद्राभिषेक किया है। तो हमारी वो प्रार्थना है कि वह चंद्रयान 3 सफल होगा। प्रार्थना है आपकी भी? जी, जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा। यहाँ पर ठीक है, सुबह से आप लोग कर रहे हैं, क्या खास आज रहा है आपके पास? देखिए, पूजा प्रार्थना के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लैंडर पर इसरो का बयान सामने आया है, लैंडिंग के हालात अनुकूल है। इसरो ने यह बयान किया है कि लैंडिंग के लिए जो सिचुएशन है वो अनुकूल है। तय समय पर लैंडिंग के हालात दिखाई दे रहे हैं, हम पूरी तरह से निश्चिंत है। इसरो की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। पीयूष के पास चलेंगे सीधे। पीयूष, अनुकूल बताया जा रहा, अभी तक तो बिल्कुल वही है जो अनुमान था और जिसके मुताबिक सारा कार्यक्रम, सारे प्लानिंग, सारी प्रोग्रामिंग की गई थी। अनुकूल है वातावरण लैंडिंग के लिए, इसरो की तरफ से बड़ी खबर। बिल्कुल रवि, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वी की 5 कक्षाओं को पार करने के बाद, चंद्रमा की 5 कक्षाओं को पार करने के बाद लैंडर विक्रम वहां पर सबसे करीब चंद्रमा के पहुंच चुका है। और अभी तक जो अनुमान इसरो की ओर से लगाया गया है उसके हिसाब से जो लैंडिंग का समय निर्धारित किया गया है, जो करीब 6:04 पर 23 अगस्त को है, तो उसके हिसाब से स्थितियां अभी सब कुछ अनुकूल है और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हर हाल में समय पर लैंडिंग हो जाएगी। अभी समय को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसके आगे, चूंकि अभी करीब 31 घंटे बचे हुए हैं लैंडिंग के समय को लेकर के, और इसरो की ओर से ये बयान भी दिया गया था कि लैंडिंग से 2 घंटे पहले हर चीज़ को परखा जाएगा, हर एक तकनीकी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अभी तक की जो स्थितियाँ हैं वो इसरो की ओर से बयान की गई हैं, यानी कि सब कुछ अभी अनुकूल चल रहा है। क्योंकि सेकंड डी बूस्टिंग के बाद जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी अहम थी। रिवॉल्व होता है चंद्रयान 2 और उसके बाद ख़ास तौर पर जो
अभी तक वर्टिकल मोड में चल रहा था वो हॉरिजॉन्टल मोड में लाया जाता है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि 12 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ ना हो। तो ये सारी स्थितियां अभी अनुकूल चल रही हैं और ये इसरो कह रहा है पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही लैंडिंग की जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आलोक झा जी। सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो जरा मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जवाब दें। अभी हमारे रिपोर्टर ने एक जानकारी दी है, इसरो की ओर से बयान जारी किया गया है कि स्थिति जो है वो अनुकूल है। नौटियाल सर, आप ही जरा जवाब दीजिए इस सवाल का। स्थिति अनुकूल है लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या पैरामीटर्स फुलफिल हैं लैंडिंग के लिए। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, साइंटिस्ट किस चीज को लेकर के ऑब्जर्वेशन में और मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं, क्योंकि कल है लैंडिंग का दिन। जी, जैसा हम जानते हैं कि इस मॉड्यूल में भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, 5 के करीब इंस्ट्रूमेंट्स हैं और 2 इंस्ट्रूमेंट्स रोवर में भी हैं। जो रोवर उससे बाहर निकलेगा और आगे जाएगा। तो इस समय जो मॉनिटरिंग लेकिन जो हो रही होगी वो मुख्य रूप से इसका वेग कितना है और इसकी टाइमिंग जो है वो ठीक है, इसका कम्युनिकेशन ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार ये वहाँ पर जब उतरेगा उसके बाद जो इसका कम्युनिकेशन होगा वो हमारे साथ पृथ्वी पर नहीं होगा। ये इसका कम्युनिकेशन जो रोवर है उसका कम्युनिकेशन लैंडर के साथ में होगा और लैंडर का कम्युनिकेशन ऑर्बिटर के साथ में होगा। अच्छी बात यह है कि इसका दोनों के साथ, यानी ऑर्बिटर पुराना जो है और जो नया प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके साथ, दोनों के साथ इसका संपर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी की तरह से। सर, आपने तो इसकी स्पीड मॉनिटर की जाएगी, इसमें जो यूनिट्स फंक्शन कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि इसमें अन्य उपकरण भी हैं, पेलोड्स की हम बात कर रहे थे। पेलोड्स जो हैं करीब 6 पेलोड्स हैं दोनों के अंदर और हर पेलोड की को अलग तरीके की स्टडी करना है। उस स्टडी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जो पेलोड्स होंगे, विक्रम में भी बात करें या फिर प्रज्ञान में भी बात करें, इन पेलोड्स से क्या डेटा कलेक्ट होने वाला है, उसकी क्या महत्ता है, मून के सरफेस, उसके कॉम्पोजिशन, बाकी चीजों को लेकर क्या ये पेलोड्स डेटा जुटाने वाले हैं जो एक तरीके से स्पेस हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इनमें से जो कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर कौन से तत्व हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं और चंद्रमा की सतह पर कौन से खनिज हैं। इन मिनरल्स का पता लगाया जाएगा और इन जो एलिमेंट्स हैं उनका पता लगाया जाएगा। और चेस्ट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इसमें लैंडर के साथ में है, जो चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ की सतह पर जो चट्टान या जो मिट्टी है उसके बारे में पता लगाएगा। एक लूनर जो सीस्मिक या जो आपका ये चंद्रकंप वाली एक्टिविटी है उसके लिए इस पर एक इल्जा नाम का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जिनसे मिलकर प्लाज्मा बनता है, उस प्लाज्मा की स्टडी के लिए इसमें एक लुग्मायर प्रोब है। इसके अलावा नासा का भी एक इंस्ट्रूमेंट इसमें रखा गया है और जो एक रिफ्लेक्टोमीटर है और वो भी वहाँ पर उसके साथ में काम कर रहा होगा। और जब रोवर उतरकर चंद्रमा की सतह पर चलने लगेगा, बहुत धीमे चलेगा, सेंटीमीटर्स प्रति सेकंड जैसी इसकी स्पीड होगी, उसमें अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं और उन इंस्ट्रूमेंट का पर्पस भी वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको पहचानना होगा जी। और उसके अलावा वहाँ पर लेज़र, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेज़र मशीन होगी जो लेज़र का बम्बार्डमेंट करके ब्रेकअप करेगी उनका और उनको एनालाइज करेगी। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर प्लाज्मा, वहाँ पर सीज़मिक एक्टिविटी और वहाँ पर तत्व और खनिज जो उपस्थित हैं उनका पता लगाना इन एक्सपेरिमेंट्स का मुख्य उद्देश्य है। जी सर, हम चाहेंगे हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक और बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग खतरनाक क्यों बताई जा रही है, इतना ज्यादा चैलेंजिंग क्यों बताया जा रहा है, ये समझिए आप। मून का कोई भी मिशन इतना चैलेंजिंग आखिर क्यों होता है? दरअसल चांद पर लैंडिंग का खतरा क्यों बना रहता है? वायुमंडल ना होना एक सबसे बड़ा खतरा है, दूसरा जीपीएस या सैटेलाइट ना होना, वही रहस्यमयी साउथ पोल में लैंडिंग अगर होगी तो बहुत ही चुनौतियों से भरी हुई ये लैंडिंग होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लैंडिंग से 2 घंटे पहले सारी सिचुएशन का एनालिसिस किया जाएगा, पैरामीटर्स अगर फुलफिल होते हैं उसके बाद ही ये लैंडिंग की जाएगी। बहुत धन्यवाद नौटियाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पीयूष, आगे आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटते रहेंगे जानकारी लेने के लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।